हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साउंड वेव चल रहा है और साउंड वेव जो टॉपिक है, साउंड वेव टॉपिक में एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूं पिछली क्लासेस से। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में पिछले दो या तीन लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बीट्स। बीट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। बीट के बारे में कहा क्या जाता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, लिखने में टाइम जाता, तो मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपको समझा सकूं कम टाइम पे। द राइज और फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आप मेरी बात को समझना, जब साउंड वेव की इंटेंसिटी में क्या होता है, राइज और फॉल, राइज एंड फॉल। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव, जब दो साउंड वेव आपस में मिलते हैं, जब दो साउंड वेव आपस में सुपरपोजिशन करते हैं, जब दो साउंड वेव आपस में मिलते हैं यानी सुपरपोजिशन करते हैं, तो मिलने के बाद जो नया वेव बनता है, नए वेव का क्या मतलब है, रिजल्टेंट वेव। सुनना, जरा टिपिकल टॉपिक है। तो मिलने के बाद जो नया वेव बनता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती है। किसकी? नए वेव की। मिलने के बाद, सुपरपोजिशन होने के बाद जो न्यू वेव फॉर्म होता है उसकी इंटेंसिटी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है। इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बीट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ बीट। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये दोनों वेव जो मिलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना। उनकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बेटा वो डिफरेंट होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, आप ध्यान से देखो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो जिस तरह स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव बनता था, जरा आप पिछले वीडियो में आ जाओ, पिछली क्लास में आ जाओ, कब बनता था? दो वेव के सुपरपोजिशन से। वहां पे दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एवरीथिंग सब कुछ सेम होता था, बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां क्या है, दो वेव ऐसे होने चाहिए जिनका एम्पलीट्यूड तो अभी भी सेम होगा बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, और वो मूव करेंगे किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड भी डिफरेंट होगी, तभी एक दूसरे को पकड़ पाएंगे वो। तो क्या कहा गया? when the two wave, once again I am repeating, when the two wave having once again same amplitude, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो और मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक नया वेव बनता है, और नए वेव की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होने लगती है, ऐसे ऐसे, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो इसी वेरिएशन को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बीट। याद रखना, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ध्यान से देखना। तो ये सुपरपोजिशन का ही रिजल्ट है। किसके सुपरपोजिशन का? दो साउंड वेव के सुपरपोजिशन का, दो साउंड वेव के सुपरपोजिशन का। जब दो साउंड वेव वंस अगेन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड बट हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन मीट टुगेदर, आपस में मिलते हैं तो एक नया वेव बनता है। और जो नया वेव बनता है बेटा, उसकी इंटेंसिटी में राइज और फॉल आता है। देखो, उसकी इंटेंसिटी में राइज और फॉल आता है, अप डाउन शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बीट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। व्हेन सुपरपोजिशन टेक प्लेस, और उसके बाद जब एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम तक वेरिएशन हो जाए, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो जब एक मैक्सिमम से दूसरी बार मैक्सिमम हो जाए, क्या क्या? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। जब एक मैक्सिमम से दूसरा मैक्सिमम हो जाए या एक मिनिमम से दूसरे मिनिमम तक आ जाए, तब कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वन बीट। तो बीट की गिनती भी होती है, बीट की काउंटिंग भी होती है, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वन बीट। कब कहते हैं कि एक बीट बन गया? जब वेरिएशन किस में?
वेव के एम्पलीट्यूड में, कौन से वेव के एम्पलीट्यूड में? रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड में जब वेरिएशन कहां से कहां हो जाए, वन मैक्सिमम टू अनदर मैक्सिमम या वन मिनिमम टू अनदर मिनिमम, तब कहेंगे दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वन बीट। तो एक बीट कब बनता है? जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड वन मैक्सिमम टू अनदर मैक्सिमम वेरी कर जाए या एक मिनिमम से दूसरे मिनिमम तक वेरी करे, एक बीट तभी बनता है। और एक बीट बनने में जो टाइम लगता है उसे बीट पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी। और एक सेकंड में जितने बीट बन जाएंगे उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि बीट, एक बीट बनता कब है, यहां पे पॉइंट क्लियर करो। एक बीट कब बनता है? पता ना बच्चे, एक बीट कब बनता है? जब एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम तक वेरिएशन हो जाए। किसका? एम्पलीट्यूड का। किसके एम्पलीट्यूड का? रिजल्टेंट वेव। आप लोग भी देखो बच्चे, किसका? रिजल्टेंट वेव का। और एक बीट बनने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड बीट पीरियड, नॉट टाइम पीरियड, बीट पीरियड। और एक सेकेंड में जितने बीट बन जाएंगे वो बीट फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद हम कुछ डेरिवेशंस में आते हैं। मान लो आपके पास दो वेव है, इसमें से एक की फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी f2। मैंने क्या कहा? इतनी देर से क्या कह रहा हूं मैं कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? अलग। और मान लो उनमें से एक f1 बड़ा है किससे? f2 से। तो दोनों वेव का इक्वेशन लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? a sin ओमेगा टी, दूसरे का a sin ओमेगा टी। आप एक बात नोटिस करो, a तो सेम है बट ओमेगा अलग है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है। और कोई प्लस माइनस 5 का चक्कर यहां पे हमने नहीं पाला है क्योंकि दोनों वेव कैसे डायरेक्शन में चल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। नो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस बिटवीन द बोथ वेव। नॉर्मल इक्वेशन में क्या होता है? a sin ओमेगा टी प्लस 5। यहां 5 का झमेला ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया बेटा? क्योंकि वेव आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड तो सेम रखना है बट फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण ओमेगा अलग हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। अब रिजल्टेंट वेव बनाते हैं। रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगा बेटा? दोनों वेव को ऐड करके, उनके इक्वेशन को ऐड करके नए वेव का इक्वेशन बनेगा 2 मिनट के अंदर। ऐड करोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? ए कॉमन आ गया, साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। उसके बाद ए कॉमन आ गया, ये आ गया साइन सी प्लस साइन डी पे। क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ट्रिगो का फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी कॉमन लेके बना दिया इसको, बहुत सिंपल। आप जानते हो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ। तो ओमेगा 1 को 2 पाई f1, ओमेगा 2 को 2 पाई f2, ओमेगा 1 को 2 पाई f1, ओमेगा 2 को 2 पाई f2। अच्छे बच्चे हो, 2 देखो कॉमन होके कट गया, 2 2 कैंसिल, 2 2 कॉमन लेकर कैंसिल। क्या बन गया बेटा? 2a साइन पाई टी, पाई बाहर निकाल लो तो क्या बन गया? f1 प्लस f2 कॉस f1 माइनस f2। तो ये जो बना, ये क्या बन गया बेटा? रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। यस, ये बन गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। ओके, क्या बन गया ये? कैसे वेव का? जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड के सेम डायरेक्शन में चल रहे हों, हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब क्या कहा गया? जब ये रिजल्टेंट वेव बन जाता है तो इसके इंटेंसिटी में, यानी एम्पलीट्यूड में, किसके इस वेव के, ध्यान से देखना, यहीं पे पॉइंट है, ट्रिक है, बहुत दिमाग घूम जाता है यहां पर। अब इसके एम्पलीट्यूड में अप डाउन शुरू हो जाता है। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि जिस तरह सर पहले वेव का एम्पलीट्यूड ए था, दूसरे वेव का भी एम्पलीट्यूड ए था, तो अब ये बताओ सर, यहां पे ट्रिक है कि जो रिजल्टेंट वेव बना उसका क्या एम्पलीट्यूड होगा? तो बोलेंगे बहुत सारे बच्चे, क्या बोल देते हैं? 2a। तीसरा, इसका क्या एम्पलीट्यूड है? ए। दूसरे वेव का क्या था? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसका क्या होगा? बहुत सिंपल, इसका तो आपको लग रहा है 2a होगा।
साफ दिख रहा है कि अरे इसका तो 2a होगा, बट ये बात गलत है, 2a नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ट्रिक है, आपने ये वेव किस में लिया है, साइन में या कॉस में? ये वाला भी किस में लिया, साइन में, ये वाला भी किस में लिया, तो इसको भी साइन के ही पैटर्न में देखो। क्या था, साइन को छोड़कर जो बचा वो एम्पलीट्यूड, साइन को छोड़कर जो बचा वो एम्पलीट्यूड, तो यहां भी साइन के टर्म को छोड़कर जो बचेगा वो एम्पलीट्यूड। यहां पे इसमें लिया आपने, साइन में लिया है वेव को, साइन के अलावा एम्पलीट्यूड, साइन के अलावा एम्पलीट्यूड, तो यहां भी साइन को कट कर दो, जो बच गया वो, तो सिर्फ 2a नहीं होगा, 2a के साथ cos f1 माइनस f2 इंटू पाई टी, ये है ट्रिक। सिर्फ 2a नहीं होगा, आप कंपेयर करो ना, दोनों मिलने वाले वेव को आपने किस में लिया, साइन में, इसको भी किस में लिया, साइन में, तो इसको भी आपको किस में कंसीडर करोगे, साइन में। क्या कंसीडर करोगे, साइन के अलावा, साइन के अलावा जो भी टर्म है वो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड, तो साइन के अलावा क्या टर्म है, सिर्फ 2a तो है नहीं, 2a के साथ ये भी है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड याद रखना ये है बेटा 2a cos f1 माइनस f2 इंटू पाई टी, ये है पॉइंट। जो ये भूला वो सब कुछ भूला, यहीं पे याद रखना है बेटा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सिर्फ 2a नहीं, 2a के साथ cos वाला भी टर्म आएगा। पहला हिट तो यहीं पे करता है, बच्चे याद नहीं रखते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखना, तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिसाइड हो गया अभी 2 मिनट पहले, वो ये डिसाइड हो गया। सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अब हमने क्या कहा, यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरी करता है, कैसे, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बीट। तो अब देखेंगे ये वेरी करेगा क्या, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ध्यान से सुनो, अब देखते हैं ये मैक्सिमम कब कब, मैक्सिमम की मान लो ये मैक्सिमम हो गया, क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बोलो बच्चे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बोलो मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम होने का थोड़ा ब्रेन लगाओ, थोड़ा ब्रेन लगाओ, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो कॉस का पूरा टर्म ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1, गलत, मैथ्स पढ़ा है, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, बट यहां हमने प्लस और माइनस दोनों मैक्सिमम में ले लिया है। नॉर्मल मैथ से अलग कहानी बना दी है। नॉर्मल मैथ्स में क्या होता है, साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम कितनी होती है, -1, लेकिन यहां पे मैक्सिमम को हमने प्लस माइनस दोनों लिया है, बिकॉज दिस इज द ऑसिलेशन। वेव क्या है, ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन में इधर भी मैक्सिमम होता है और इधर भी होता है। ऑसिलेशन में 2 एम्पलीट्यूड होते हैं, प्लस में भी होता है, और तो यहां पे जो नॉर्मल मैथ्स नहीं चलेगा, ये भी एक ट्रिक है, यहां पर नॉर्मल मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहां पे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी लेंगे और -1 भी लेंगे, पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। नॉर्मल मैथ्स में साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू नॉर्मल मैथ्स में, बट यहां नॉर्मल मैथ्स नहीं चल रहा है, क्या दोनों लेंगे, बिकॉज वेव इज द ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स। समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा बच्चे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे, प्लस माइनस 1 दोनों लेंगे। अब देखते रहना, अब कॉस कब कब 1 होता है, ट्रिगो, कॉस 0 1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, कॉस 6 पाई 1 होता है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे कॉस 1 होगा, और -1 कॉस कब होता है, पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 5 पाई पे होता है, यानी पाई का ऑड मल्टीपल क्या देता है, -1, और पाई का इवन मल्टीपल क्या देता है, +1, तो एंगल सारे आ जाएंगे, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सारे एंगल पे आ जाएंगे कॉस का मैक्सिमम वैल्यू। तो जब बहुत सारे एंगल आ जाए तो एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, सारे एंगल को किस पे सेट कर दो, n पाई, और देखो n को 0 1 2 लो, सारे एंगल्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, पाई पाई दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल, पाई पाई दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल, तो t बराबर क्या बच गया, t निकाल दो यहां से, क्या बच गया, n/f1 माइनस f2, यानी ये t क्या बताएगा कि कब कब तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, मैक्सिमम। हमने टाइम निकाल दिया कि ये बताएगा कि कब कब मैक्सिमम पे था, क्या मैक्सिमम पे था, ये पूरा एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का। बहुत टिपिकल टॉपिक है, बट समझ में आ रहा होगा। अब बताओ n की वैल्यू क्या रखो, पहले 0, जैसे n की वैल्यू 0 रखोगे t बराबर भी क्या आ जाएगा, ये बताएगा कि पहली बार मैक्सिमम 0 टाइम पे था, स्टार्टिंग में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ही था,
उसके बाद n क्या रख दोगे 1 1 रखोगे तो अगला टाइम क्या आ जाएगा 1 रखने पे 1/f1 माइनस f2। ये टाइम ये बता रहा है कि 0 टाइम के बाद अब इस टाइम पे दोबारा मैक्सिमम हो गया। ये सारा टाइम किसका निकल रहा है मैक्सिमम का। फिर बराबर क्या रख दोगे बेटा 2 रख दो, तो 2 रखोगे तो ये आ गया। इससे ये पता चला कि तीसरी बार कब मैक्सिमम हुआ क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और आपको अच्छे से पता है कि एक बीट कब बनता है एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो टाइम इंटरवल है इसमें एक बीट बन रहा है। तो मुझे बीट एक बीट बनने का टाइम निकालना है। एक बीट बनने का टाइम का मतलब क्या निकालना है बीट पीरियड। तो वो बीट पीरियड कैसे निकलेगा लगातार मैक्सिमम टू मैक्सिमम के बीच का जो टाइम इंटरवल है। तो किसी भी दो टाइम को माइनस कर दो t1 माइनस टी करो या t2 माइनस t1 करो एक ही आंसर आएगा। देखो ध्यान से 1/f1 माइनस f2 आप चेक कर लो। माइनस करो इनको करो माइनस इनको क्या आ गया बीट पीरियड क्या आ गया जल्दी बताओ बेटा 1/f1 माइनस f2। ये क्या निकल गया बीट पीरियड निकल गया। क्या निकल गया ये बीट पीरियड। अब बताओ बीट पीरियड हो गया ये t इज इक्वल टू 1/f1 माइनस f2 क्या आ गया 1 क्या आ गया f1 माइनस f2। बीट पीरियड को उलट दो तो क्या आ जाएगा 1/f। यहाँ पे f कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई बीट फ्रीक्वेंसी। तो 1/f बराबर कितना आ गया बेटा 1/f1 माइनस इसको उलट दो तो f बराबर क्या आ गया f1 माइनस f2। यही फॉर्मूला मेरे को बनाना था कि अगर आपको उन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी पता है जिसके मिलने से बीट बना है f1 और f2 तो जो बीट बन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस करके। सबसे बड़ी बात तो बीट बनता कैसे है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीट बनता है दो वेव के मिलने से इसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी और मूविंग इन सेम डायरेक्शन। फिर क्या करोगे सबसे पहले दोनों वेव को मिलाकर एक नया वेव बनाओगे। नए वेव का फिर एम्पलीट्यूड डिसाइड करोगे और यही तो वेरी करता है क्या नए वेव का एम्पलीट्यूड। कैसे वेरी करता है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। एक बीट कब बनता है एक मैक्सिमम से दूसरा मैक्सिमम या एक मिनिमम से उसी दौरान एक बीट बन जाता है राइट। तो अब ये देखेंगे ये मैक्सिमम कब होगा पूरा मैथ्स आ गया सर पे हमारे। ये पूरा का पूरा मैक्सिमम कब होगा बेटा जब कॉस की पूरी वैल्यू क्या हो मैक्सिमम हो। और नॉर्मल मैथ से हटके हैं यहां पर। नॉर्मल मैथ्स में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 बट यहां ऑसिलेशन है इसलिए 1 प्लस -1 दोनों मैक्सिमम में आ जाएंगे। अब कॉस कब कब 1 होता है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। कॉस कब कब -1 होता है पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई यानी सब पाई का मल्टीपल आ गया। एक कॉमन जब बहुत सारे एंगल आ जाए तो n रखकर n को वेरी कराकर एक जनरल फॉर्मूला बना दो। यहां से t आ गया। ये t हमें क्या बताएगा कि कब कब टाइम कब कब ये मैक्सिमम होगा वो टाइम बताएगा। तो 4 मैक्सिमम बता कर लो अब मैक्सिमम अब मैक्सिमम अब मैक्सिमम अब मैक्सिमम कब कब मैक्सिमम हुआ क्या मैक्सिमम हुआ ये पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम के बीच ही एक बीट बनता है। तो जो दो मैक्सिमम के बीच टाइम गैप है उसी को कहेंगे बीट पीरियड। तो किसी दो को माइनस करोगे तो t बराबर बीट पीरियड बराबर कितना आ गया 1/f1 माइनस f2। ये बीट पीरियड है और पीरियड को उलट दो तो क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो 1 बीट फ्रीक्वेंसी बराबर 1/f1 माइनस तो f बराबर f1 माइनस f2। ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपटीशन वगैरह सब में आता है कि मान लो अगर आपको ये पता है कि किन दो वेव की मिलने से बीट बन रहा है अगर आपको उनकी फ्रीक्वेंसी पता है तो बीट की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं दोनों को माइनस करके। बीट की फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने बीट बन रहे हैं। लेकिन बात यह उठती है कि बीट सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम में बनता है या मिनिमम टू मिनिमम में भी। मिनिमम टू मिनिमम में भी एक बीट कब बनता है या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेरी करे क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या मिनिमम टू मिनिमम वेरी करे क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अब ये कहानी किस पे लाके लटकाएंगे मिनिमम पे। अब सुनो ये पूरा मिनिमम कब होगा जब ये कॉस की वैल्यू भी क्या हो जाए मिनिमम हो जाए। यहां मिनिमम का मतलब क्या है 0 मैक्सिमम का मतलब +-1 और मिनिमम का मतलब 0 0 0। अब यहां पे पॉइंट ये है कि कॉस कब कब 0 होता है फिर दिमाग लगाओ। कॉस 0 होता है π/2 पे 3π/2 पे 5π/2 पे π/2 का जितना भी ऑड मल्टीपल होता है सब पे कॉस 0 होता है याद रखना। और पाई का जितना इवन मल्टीपल होता है सब में कॉस 1 होता है और पाई का जितना मल्टीपल में इवन नहीं ऑड मल्टीपल होता है उस पे कॉस -1 होता है।
और यहां पर जितना पाई का हाफ 3/2 फ्रैक्शनल मल्टीपल होता है ऑड में, सब पे कॉस क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सा टफ है चैप्टर, थोड़ा सा टफ है टॉपिक, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखे रहो। तो बताओ ये कब कब, ये मिनिमम कब होगा? अब मिनिमम पे आ जाए, मिनिमम कब होगा? जब पूरे कॉस की वैल्यू भी मिनिमम हो जाए। मिनिमम का मतलब यहां किससे है, 0 से। 0 कौन कौन से एंगल पे होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, बहुत सारे एंगल आ गए तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला बना दो, 2n+1 इंटू π/2। आप इनको वेरी कराओ, 0 रखो, देखो 0 रखो, पहला एंगल आ गया। इनको 1 रखो, देखो दूसरा एंगल आ गया। इनको 2 रखो, सारे एंगल आ रहे हैं। यहां से फिर पाई क्या हो गया, कैंसिल। 3 निकाल दो यहां से, 2n+1/2 इंटू f1-f2। ये टाइम अब किसका आ गया, कब कब बताएगा? ये क्या बताने को आया है, ये क्या बताने को आया है कि टाइम का कौन सा टाइम है, कब कब तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। जैसे वो मैक्सिमम बता रहा था, अब ये क्या बताने जा रहा है, मिनिमम। सेम उसी पैटर्न पे है। अब देखते हैं कब कब मिनिमम होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब बताइएगा, अब n की वैल्यू क्या रखो, पहले 0, फिर रखो एक बार 0, तो 1/2 इंटू f1-f2। इससे बताया कि पहली बार कब मिनिमम होगा, क्या क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फिर n की वैल्यू क्या रख दो, 1, रखो तो सही एक बार, 3/2। ये बताएगा कि अगली बार कब मिनिमम होगा। ऐसे बहुत सारे मिनिमम के टाइम पता चल जाएंगे, पहली बार मिनिमम, फिर कब मिनिमम, फिर कब मिनिमम, फिर कब मिनिमम। और मिनिमम से ए मिनिमम में भी एक बीट बनता है। एक बीट कब बनता है, या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम टू, तो ये जो मिनिमम टू मिनिमम का जो टाइम गैप है उसमें भी एक बीट बना। तो जब इनको माइनस करेंगे तो यहां पर भी क्या मिलेगा, बीट पीरियड ही मिलेगा। तो 2 को माइनस करके दिखाओ, करो माइनस इनको, 3 - 1 कितना, 2, 2/2 कट के वही आ गया। फिर इसको पलट दो, 1/f, फिर वही फॉर्मूला आ गया। अरे भाई फॉर्मूला तो वही आएगा। एक बीट कब बनते हैं, या तो एक मैक्सिमम से दूसरा मैक्सिमम, या एक मिनिमम से, तो मिनिमम के थ्रू भी तो फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा, आधा करके थोड़ी छोड़ देंगे हम। तो ये कॉन्सेप्ट क्या सिखा के गया आपको, कहां कहां पे ट्विस्ट है। यहां पे पहला ट्विस्ट कहां है, देखो पहला ट्विस्ट ये है कि जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, साइन के अलावा सब होगा। एक ट्विस्ट वहां पर है। दूसरा ट्विस्ट कहां है, दूसरा ट्विस्ट कहां है, जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो नॉर्मल मैथ से हट जाएंगे। नॉर्मल मैथ्स में साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, बट यहां पे +-1 ऑसिलेशन। और मिनिमम क्या लेंगे, 0। फिर आपको यह पता होना चाहिए कॉस कब कब 1 होता है, 0, 2π, 4π, 6π, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कॉस कब कब -1 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 3π, 5π, 7π। कॉस कब कब 0 होता है, π/2, 3π/2, 5π/2। कॉमन फॉर्मूला बनाकर n के फॉर्म में, n को 0, 1, 2 में वेरी कराकर एक कॉमन फॉर्मूला बना देंगे, सारे एंगल्स आने लगेंगे। उससे टाइम निकाल देंगे, मिनिमम का यहां टाइम निकाल देंगे, मैक्सिमम का कब कब मैक्सिमम होगा 2-4 टाइम पता कर लो, कब कब मिनिमम होगा 2-4 टाइम पता कर लो। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम टू मिनिमम का टाइम गैप ही तुम्हारा बीट पीरियड है, क्योंकि एक बीट कब बनता है, एक मैक्सिमम से या एक मिनिमम से दूसरा मिनिमम, तो वही बीट पीरियड है। उलट दो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी क्लियर हो गया होगा, जो बच्चे ऑफलाइन के बैठे हैं उन्हें भी हो गया होगा। समझ में आया बच्चों, गुड। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, द मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है जरा सुनिएगा, सुनो। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में आता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सुनना क्वेश्चन क्या है, और हर स्कूल में आता है ये सवाल बीट का, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्ट्रिंग ए एंड बी, मान लो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग किसी के हो सकते हैं, ये गिटार हो सकता है, ये सितार हो सकता है। आपको पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं गिटार एंड सितार, ये तो पता ही होगा भैया, दिन रात मोबाइल में करते क्या हो, ये तो सुनते हो। बोलोगे सर इसके बारे में नहीं जानकारी होगी तो किसके बारे में होगी, इसके बारे में होगी। हम तो दिन रात ये तो सुनते रहते हैं गिटार और सितार, नहीं सुनते हैं, कहाँ भी बोल रहे हैं बच्चे। तो बच्चे ऐसा है कि 2 स्ट्रिंग हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी। गिटार या सितार के 2 स्ट्रिंग हैं, उन दोनों स्ट्रिंग ने मिलकर एक म्यूजिकल नोट बनाया गा। सुना है, सा रे गा मा पा धा नी सा,
म्यूजिकल नोट होते हैं बेटा। दोनों स्ट्रिंग ने मिलकर क्या बनाया भैया? गा नोट बनाया, गा। म्यूजिकल नोट निकाला, गा, आवाज निकली गा, म्यूजिकल नोट आया। और जब दो फ्रीक्वेंसी, जब दो, सुनो ध्यान से, और ये गा जो नोट है वो बीट ही तो है, क्योंकि दो ने मिलकर बनाया। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो बीट की फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से सुनना, वो है 5 हर्ट्ज। मतलब दोनों स्ट्रिंग, कौन कौन से दो स्ट्रिंग है बेटा? ए और बी। ए और बी ने मिलकर क्या बनाया? म्यूजिकल नोट गा। और गा की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज। बेस्ट सवाल है, बेस्ट से भी बेस्ट। क्या बनाया भैया? और उसमें से ध्यान से सुनो, ए स्ट्रिंग से जो वेव निकला, जो साउंड निकला, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना? 105 हर्ट्ज। तो बताओ, जो बी स्ट्रिंग से जो साउंड वेव निकल रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? समझने वाली बात है, कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन बना के रखो। क्या बोला उसने? कौन से दो वेव ने म्यूजिकल नोट बनाया? एक साउंड कहां से निकला? ए स्ट्रिंग से। एक साउंड कहां से निकला? बी स्ट्रिंग से। दोनों ने मिलकर कौन सा नोट बनाया? गा। इसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज। क्या बच्चों कितनी है? और उसमें से ए जो है, क्या है बेटा? ए। आप लोग भी देखिए मेरी तरफ, ए। जो ए स्ट्रिंग था, उससे जो साउंड क्रिएट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना है? 105 हर्ट्ज। तो बोला है कि जो दूसरे स्ट्रिंग से आवाज निकल रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो कहने का मेरे मतलब यह है कि एफ पता है, बीट फ्रीक्वेंसी, और ए स्ट्रिंग से जो आवाज निकली उसकी फ्रीक्वेंसी पता है। तो बताओ बी से जो निकली आवाज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो किसने मिलकर बनाया बीट? ए ने और बी ने। तो बोलोगे सर इतना आसान सवाल क्यों करवा रहे हो आप? अभी तो आपने पढ़ाया 2 मिनट पहले, जो दो मिलकर बनाते हैं F1 माइनस F2 बराबर ही क्या होता है? F। तो यहां पे कौन दो मिलकर बना रहे हैं? ए और बी। तो सर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बराबर F। लेकिन एक बात बताओ, ये तो तब पॉसिबल होगा जब ए वाली फ्रीक्वेंसी बी वाली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, हमेशा पहले बड़ी होनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बड़ा इजिकल टू एफ। ये कब होगा? जब बी बड़ा होगा। तो हमें ये कैसे पता, अभी हमें ये कैसे पता चल गया कि बी छोटा है या बी ए से बड़ा है? अभी तो पता ही नहीं। अरे भैया हमें ये कैसे पता कि जो बी वाली फ्रीक्वेंसी है, जो बी स्ट्रिंग से निकल रही है, वो ए से कम होगी या ए से ज्यादा होगी? फ्यूचर की खबर थोड़ी हो गई, खुद ही हो गया। हमें फ्यूचर है, भगवान थोड़ी है, बाबा जी थोड़ी है, कब फ्यूचर जान गए, भविष्य जान गए, है कि नहीं? हमें ये थोड़ी पता, हमें ये थोड़ी पता भैया कि बी स्ट्रिंग से जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो आंसर आने वाला है, वो ए से ज्यादा होगा या ए से। अभी हम कैसे डिसाइड करें? ऑप्शन तो दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन तो दोनों हो सकते हैं ना, फर्स्ट वाला भी होगा और सेकंड वाला, दोनों ऑप्शन है। ये वाला कब यूज करेंगे? ये वाला कब यूज करेंगे? जब ए की फ्रीक्वेंसी बी वाली फ्रीक्वेंसी से। और ये वाला कब यूज करेंगे? जब बी से निकलने वाला साउंड और ए की बी की ज्यादा होगी। अभी तो पता ही नहीं भैया, अभी हम कैसे डिसाइड कर ले दोनों में कौन होगा, डिसाइड करेंगे आगे। हाँ, सवाल आसान कब होता है मैं बता देता हूं। सवाल आसान तब होता जब ए वाले स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी पता होती और बी वाले भी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, और आपसे क्या पूछता? बीट फ्रीक्वेंसी। सिंपल माइनस करके निकाल देते। पर ऐसा सवाल थोड़ी पूछेगा, पूछेगा ऐसा सवाल, बोलेगा ए और बी ने मिलकर क्या बनाया? एक बीट बनाया, और बीट की फ्रीक्वेंसी दे देगा। ए और बी ने मिलकर एक बीट बनाया और बीट की फ्रीक्वेंसी दे देगा, लेकिन ए की फ्रीक्वेंसी देगा और बी की गायब कर देगा, या बी की देगा ए की गायब कर देगा। उन्हीं में से पूछेगा कि बताओ जो अननोन है उसकी क्या है। अब इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन हम उठाएं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि दोनों में से कौन सा चलेगा, क्योंकि हमेशा लार्जर वैल्यू पहले होनी चाहिए, अभी ये पॉजिटिव में आता है, वरना नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला ले या ये वाला ले, यहां पे बहुत बड़ा ट्रिक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कहानी लिखता है। देखो कहानी क्या लिखा है, सुनो। कहानी ये लिखा है कि जब टेंशन स्ट्रिंग किस में? बी में। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना।
जब स्ट्रिंग बी में टेंशन को डिक्रीज कर दिया गया, यहां पे 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, यहीं पर है मेन स्टोरी इस सवाल का। आगे क्या बोल रहा है, जब टेंशन स्ट्रिंग बी में कम कर दिया गया तो जो बीट फ्रीक्वेंसी पहले जो 5 हर्ट्ज थी वो 6 हर्ट्ज हो गई। 1 मिनट, अब सुनिएगा, एक बात मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव का टेंशन के डायरेक्टली होता है, और लेंथ के मतलब स्ट्रिंग में टेंशन जितना ज्यादा बढ़ता है उससे निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और लेंथ के इनवर्सली होता है। लेंथ आप जितना लंबा करोगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। चलो अब देखते हैं, अब इसने क्या बोला है आगे कि आपने टेंशन जो है किसमें, स्ट्रिंग बी में क्या किया, कम किया। जो बोला उस पे आ जाओ, जो कहानी बोला उस पे आ जाओ। इसने बोला कि बी में टेंशन कम कर दिया। अरे भैया, बी में टेंशन कम करने का मतलब फ्रीक्वेंसी आपने बी की कम कर दी। डायरेक्ट बोलो ना, क्यों घुमा के बोल रहे हो। और ऐसा करने से जो बीट फ्रीक्वेंसी पहले 5 हर्ट्ज थी वो अब कितनी हो गई, 6 हर्ट्ज हो गई, यानी बढ़ गई बीट फ्रीक्वेंसी। तो मुझे ऐसा एक क्वेश्चन चाहिए जिसमें बी की फ्रीक्वेंसी कम होने पे, सुनना, जिसमें बी की फ्रीक्वेंसी कम होने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। 1 मिनट, अब इसमें आ जाओ। अगर हम इसमें बी की फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। मैथ का रूल है, अगर घटाने वाली चीज, घटने वाली चीज अगर कम हो रही है तो रिजल्ट बढ़ जाता है। तो इसमें अगर देखोगे तो अगर हम इसको कम करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। अगर इसमें देखोगे तो अगर आप इसको डिक्रीज करते हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें अगर देखते हो, अगर इस वाले इक्वेशन में अगर यहां आप इसको डिक्रीज करते हो तो ये डिक्रीज होने से ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैथ का रूल है, अगर ये जितना कम करोगे रिजल्ट भी कम होगा, और यहां इसको जितना कम करोगे उधर बढ़ जाएगा। हमारी कहानी पे क्या सेट हो रहा है कि इसके घटने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब कौन सा इक्वेशन सेट हो रहा है, फर्स्ट वाला ही हमारी कहानी पे सेट हो रहा है। तो कौन से इक्वेशन को दोबारा लिख देंगे, फर्स्ट वाला। हो गया फाइनल। अब तो बड़ा आसान है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कितना है 5, बी की आ जाएगी, तो चला गया 100 हर्ट्ज। पहले पता थोड़ी था हमें कि ये जो आंसर आएगा वो ए से कम आएगा, नहीं पता था ना। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन उठाएं, सुनो ध्यान से सुनो, दोनों में से कौन सा ऑप्शन उठाएं, इसके लिए एक स्टोरी बना देता है। स्टोरी से डिसाइड हो जाता है कि दोनों में से कौन सा उठाओ। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहां पर सुनो बेटा ध्यान से, अब मैं आपको एक पॉइंट आपसे पूछता हूं। अब देखो बेटा, अब यहां पर इसी सवाल को हम देखो, अब एक सवाल इसी में चेंज करते हैं और देखना आंसर क्या होगा। वीडियो जो देख रहे हैं वो भी बोलना, आवाज आ जाएगी मेरे पास, नई टेक्नोलॉजी है। अब देखो, अब मैंने कहा इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए इंक्रीज देन बीट फ्रीक्वेंसी becomes 4 हर्ट्ज। वही सवाल, वंस अगेन सेम सवाल, लेकिन अब चेंज कुछ और है। अब क्या कहा उसने, अब लेंथ हमने स्ट्रिंग ए का बढ़ा दिया, और ऐसा करने से बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हर्ट्ज। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन, अभी नहीं, आराम से। लेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो बोलोगे सर आप घुमा फिरा के क्यों बोलते हो, फ्रीक्वेंसी लेंथ के हमेशा क्या होता है, इनवर्सली। तो आपने क्या किया, लेंथ बढ़ाया है किस स्ट्रिंग का, ए का। तो ए का लेंथ बढ़ाने का मतलब आपने ए की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, इनवर्सली है कि नहीं। डायरेक्ट कभी नहीं बोलता कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी में इतना चेंज कर दिया, किसके थ्रू बोलेगा, लेंथ और टेंशन के थ्रू। समझो आप।
और ऐसा करने से जो बीट फ्रीक्वेंसी थी, जो पहले 5 हर्ट्ज था एक्चुअल में, वो कितना हो गया 4 हर्ट्ज। यानी कहने का मतलब है कि ये एफ पहले से कम हो गया। इसका मतलब मुझे ऐसा एक क्वेश्चन चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ए घटे तो बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाए। चलो हम इसमें आते हैं, तो अगर ये कम होगा तो ये भी कम ही होगा मैथ के हिसाब से। ये किसमें चेंज लाया आपने, ए में क्या चेंज लाया, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। तो डिक्रीज करने से बीट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। तो इस इक्वेशन में आओगे तो ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा ही घटेगा। यानी यहां पर भी कौन सा इक्वेशन सूट हो रहा है बेटा, फर्स्ट वाला। बस यही है जबरदस्त कहानी। अब मान लो बेटा, अब मान लो बच्चे, अरे क्या मान लो भाई, देखो अब ये मान लो कि 5 हर्ट्ज से 9 हर्ट्ज हो गया बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मुझे ऐसा एक क्वेश्चन चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी ए का कम हो तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, अगर ये जितना कम होगा उतना ये ज्यादा होगा। यहां पर इस इक्वेशन में जितना ये कम करोगे रिजल्ट उतना ज्यादा होगा। तो इस वाले सवाल में कौन सा इक्वेशन सूट कर रहा है, नीचे वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ। इससे निकाल देंगे अननोन फ्रीक्वेंसी ए और बी में। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन उठाएं उसके लिए एक आगे कहानी बना देता है। उस कहानी में ए या बी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, और वो डायरेक्ट चेंज नहीं करेगा, कान खोल के सुनिए, डायरेक्ट चेंज नहीं करेगा। किसके थ्रू चेंज करेगा, लेंथ और टेंशन। और बोलेगा बीट फ्रीक्वेंसी अब इतनी हो गई। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी कहानी पे कौन सा इक्वेशन सेट हो रहा है। आना अच्छा क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब हम किसी भी फ्रीक्वेंसी को जब हम इंक्रीज करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं साउंड वेव की, बीट की, तो इसे साइंस की भाषा में देखो दो चीज होता है, वैनिंग एंड वैक्सिंग। वैनिंग एंड वैक्सिंग। वैनिंग में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और जब हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं साउंड वेव की, तो इसे साइंस की भाषा में वैक्सिंग कहते हैं। वैक्सिंग। तो दो प्रोसेस होते हैं, वैक्सिंग एंड वैनिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं वैक्सिंग कर दिया, अच्छा समझ जाओगे, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। वैनिंग कर दिया, बढ़ गई। अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वैनिंग है, बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वैक्सिंग है। आपने देखा होगा गिटार जो बजाता है, देखो मैं बताता हूं, देखना वैक्सिंग, मोम जैसे वैक्स को लगाता है स्ट्रिंग के ऊपर। क्यों लगाता है, बीट फ्रीक्वेंसी को कम करने के। और वैनिंग का मतलब देखो स्ट्रिंग को यहां से टाइट करता है, पिच नहीं होता गिटार में, टाइट करता है। तो वो क्या करता है, टाइट करने का मतलब टेंशन बढ़ा रहा है। टेंशन बढ़ाने का, जितना टाइट करोगे तो टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ने का मतलब ही मैंने क्या पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो साइंस की भाषा में वैक्सिंग और वैनिंग कहा जाता है शॉर्ट। एक और कंसेप्चुअल सवाल है कि जब आर्मी वाले बंदे, जब फौजी लोग, जो हमारे देश की शान होते हैं, फौजी से बढ़कर देश के लिए कोई कर ही नहीं सकता दूसरा, लेकिन कभी कभी उन्हें भी रोका जाता है। कहां पर बताता हूं मैं, नहीं रोक, ऐसे तो नहीं रोकते किसी काम में, बट कभी एक जगह रोक दिया जाता है, भैया थोड़ा सा संभल के। फौजी वाले लोग, आर्मी वाले लोग जब ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर जब मार्च करते हुए जाते हैं, ऐसे ऐसे पैर पटकते हुए जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है भैया जरा ब्रिज के ऊपर आप अपना मार्च बंद कर दो, आराम से जाओ। क्यों कहा जाता है सुनो, हमने आपको पढ़ाया था दो तरह की ऑसिलेशन, एक फ्री ऑसिलेशन और एक फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, कोई बाहरी फोर्स लगाने की जरूरत, वो नेचुरली बिना किसी के मदद के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ऑसिलेट करती है। और जब बाहरी फोर्स लगाकर आप किसी चीज को ऑसिलेट करा रहे हो, तो उसे कौन सा ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन।
ये सब डिस्कशन हुआ था हमारा लास्ट चैप्टर में। और एक बात सुनो, फोर्स ऑसिलेशन में एक और बात बताई थी मैंने आपको कि जब जिस फोर्स की मदद से हो रहा है क्या ऑसिलेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो उसे कहते थे हम, याद करो, रेजोनेंस। अब सुनिए कहानी। जब हम आपको सॉलिड चैप्टर पढ़ा रहे थे, चैप्टर नंबर 9, उस समय पढ़ाया था कि जो ब्रिज बनते हैं, जो पुल बनते हैं, उसमें इलास्टिक मटेरियल डाला जाता है ताकि उसके लॉन्ग लास्ट कर सके। अगर हार्ड ब्रिज बनाओगे तो ब्रिज तुरंत क्रैक कर जाएगा। तो बेसिकली ब्रिज के अंदर कौन से मटेरियल होते हैं जो ब्रिज बनते हैं? इलास्टिक मटेरियल। गाड़ियों का वजन जाता है तो ब्रिज थोड़ा सा ऐसे फैल जाता है, हमें पता नहीं चलता, लगता नहीं। हम ब्रिज पे खड़े होते हैं, अब जब हम ब्रिज पे खड़े होते हैं और ट्रक व्रक पास करे तो लगता है कि ब्रिज ऐसे से हिल रही है, लगता है जाके खड़े होना, साइड में खड़े होना, बीच में नहीं। तो ऐसा लगेगा ब्रिज ऐसे ऐसे, जब ट्रक पास करेगा ना बेटा तो लगेगा अरे ब्रिज हम हिल गए हैं। अरे हम हिले नहीं है, वो ब्रिज थोड़ा सा ऐसे 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 करता है, क्योंकि ब्रिज जिस मटेरियल से बनता है उसके अंदर जब सीमेंट वेमेंट सब मिलाते हैं तो इलास्टिक मटेरियल मिलाते हैं, इलास्टिसिटी रखते हैं ताकि ब्रिज लंबे टाइम तक टिक सके। ज्यादा हार्ड रहेगा, लोड पड़ेगा तो ब्रिज यूं ही क्रैक कर जाएगा। कहते नहीं है कि बड़े बड़े लोग बताते हैं कि भैया जितना सॉफ्ट रहोगे उतना लंबा चलोगे, जितना हार्ड रहोगे उतनी जल्दी टूट जाओगे। इसीलिए हमें जीवन में क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। जो लोग सॉफ्ट होते हैं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो लंबे टाइम तक लंबे रेस के घोड़े होते हैं। और जो हार्ड होते हैं अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, वो लंबे रेस के घोड़े नहीं होते, याद रखना। तो इसलिए नेचर वाइज हमें क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। तो वही बात ब्रिज पे है। ब्रिज को लंबा टिकना है बेटा, तो ब्रिज का नेचर कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट, मतलब उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। सॉफ्ट का मतलब इलास्टिसिटी। तो अब क्या बताया गया? क्या वो बंदा जो मार्च करता हुआ जा रहा है वो क्या लगा रहा है? ब्रिज पे फोर्स ही तो लगा रहा है, और फोर्स लगा रहा है, वहां ब्रिज ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। तो कौन सा ऑसिलेशन है, फ्री या फोर्स्ड? फोर्स्ड। अब अगर ऐसा हो जाए कि जो बंदा पैर पटकते हुए जा रहा है, आर्मी वाला, पैर पटकने का मतलब क्या लगा रहा है ब्रिज के ऊपर? फोर्स। तो उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में जितनी बार फोर्स लग रहा है और जो ब्रिज ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जैसी सेम हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगा? ब्रिज में। और रेजोनेंस के समय एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ब्रिज के टूटने के चांस, मैक्सिमम ऑसिलेशन होगा, दूर तक जाएगा तो ब्रिज गया, खतरे में पड़ जाएगी। हमारे देश के फौजी खतरे में पड़ जाएंगे। उन्हें बोला जाता नहीं भैया आप प्लीज आप ब्रिज को आराम से पार कर लो, फिर नीचे जाके मार्च शुरू कर दो। ये भी पेपर में आता है कभी कभी। तो मुझे उम्मीद है बेटा आज जो हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया समझ में? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया, बीट हमने पढ़ा दिया। थोड़ा लंबा टॉपिक था, इस वीडियो को एक बार देखने में समझ में नहीं आता, 2 बार देखना, पूरा क्लियर होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।